कहानी अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां सफीना नाम की लड़की जिसकी उम्र 30 साल है अपने 65 साल के पति के साथ जिंदगी गुजार रही है। इसके पति को जंग के दौरान एक गोली लग गई थी, जिस वजह से ये पैरालाइज्ड हो चुका है। डॉक्टर ने सफीना को कहा है कि तुम्हारा पति 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब लगभग 8 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन इसके पति की हालत में कोई सुधार नहीं आया। सफीना की 2 बेटियां भी हैं, जिनकी उम्र 3 साल और 5 साल है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए ज़रूरत का खाने पीने का सामान भी उनके पास नहीं बचा। वो एक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाती है, लेकिन स्टोर वाला उसे और उधार देने से मना कर देता है। सफीना घर वापस आ जाती है। वो चीनी और पानी का घोल बनाकर अपने पति को देती है, क्योंकि सीरम खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सफीना की आखिरी उम्मीद उसकी मौसी ही थी, जो उसकी कुछ मदद कर सकती थी। इसलिए वो उससे मिलने उनके घर जाती है, लेकिन दरवाज़ा कोई और औरत खोलती है। वह कहती है कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो अब यहाँ नहीं रहती। वो हताश होकर वापस आ जाती है और अपने पति को कहती है कि मेरे माँ बाप तो पहले ही शहर छोड़कर जा चुके हैं और अब मौसी भी चली गई। वो कहती है कि अगर तुम्हारा भाई और माँ यहाँ रुककर हमारी हेल्प करते तो ज़िंदगी थोड़ी आसान होती। अगले दिन बच्चियाँ अपने पिता के पास जाती हैं और उनके मुंह से सीरम वाली नली निकाल देती हैं। तभी सफीना वहाँ आ जाती है और उन्हें पिता को तंग करने से मना करती है। तभी डॉक्टर आता है। वो सफीना को कहता है कि मुझे आपके पति को देखना है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और ऐसे में आपका अंदर आना सही नहीं होगा। थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होती है, जिसके बाद शहर में लड़ाई शुरू हो जाती है। आसपास के सभी लोग और सफीना बच्चों के साथ एक बंकर में जाकर छुप जाते हैं। वो वहाँ कुछ घंटे रुकते हैं। जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो वो अपने पति को देखने जाती है। वो ये देखकर अच्छा महसूस करती है कि उसका पति सेफ है, लेकिन तभी बाहर फिर से गोलियाँ चलने लगती हैं। वो दोबारा से बंकर के अंदर चली जाती है। उधर कुछ लड़ाके घर के अंदर आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आदमी एक मुस्लिम है तो वो उसकी घड़ी और अंगूठी लेकर उसे जिंदा छोड़ देते हैं। जब सफीना घर वापस आती है तो वो देखती है कि घर में कोई आया था, जो उसके पति की अंगूठी और घड़ी चुरा ले गया। बाहर रोने की आवाज़ सुनकर वो बाहर जाती है। पड़ोस में रहने वाले परिवार के मर्द और 2 बच्चों को लड़ाकों ने बुरी तरह मार दिया था, जिस वजह से उनकी माँ भी पागल हो गई थी। सफीना समझ जाती है कि वो ऐसे ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी, तो वो अपना सामान पैक करती है और अपनी बेटियों के साथ अपनी मौसी के घर पर पहुंच जाती है। लेकिन वो औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब तुम्हारी मौसी यहाँ नहीं रहती। वो उसे अंदर नहीं आने देती। सफीना को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठी रहती है। तभी अंदर से वो औरत सफीना को एक एड्रेस देती है, जहाँ सफीना की मौसी अब रह रही थी। वो अपनी मौसी के घर पहुँच जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मौसी कहती है कि मैं इतनी मुश्किलों से जी रही थी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे अपने पिता को मारना पड़ा ताकि माँ और बहनों को उससे बचा पाऊँ, इसलिए मुझे अब यहाँ छिपकर रहना पड़ रहा है। सफीना को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने पति को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर आई है। वो वापस घर चली जाती है और अपने पति को सब बताती है। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो उसकी बातें सुन भी पा रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जो भी हो रहा था वो अपने पति को सब बताती है। वो कहती है कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रही। यहाँ तक कि हमारी शादी के दिन भी मुझे सारी रस्में तुम्हारी तस्वीर के साथ निभानी पड़ी, क्योंकि उस समय भी तुम जंग में थे। इन 10 सालों में पिछले 3 साल तो तुम एक बार भी घर नहीं आए। उन दिनों में मेरा घर पर रहना भी मुश्किल था, क्योंकि जब मैं वॉशरूम तक भी जाती थी मुझ पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। सफीना कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। मेरे पिता अपने परिवार से ज़्यादा पंछियों की लड़ाई को प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को ही दांव पर लगा दिया और वो हार गए, जिस वजह से मेरी 12 साल की बहन को 40 साल के आदमी के साथ शादी करनी पड़ी। मुझे पता था कि अगला नंबर मेरा हो सकता है, इसलिए मैंने चुपके से पिंजरा खोल दिया और बिल्ली सारे पंछियों को खा गई। उसी बिल्ली ने मुझे एक खरोंच भी दी, जिसका निशान अभी तक मेरे चेहरे पर है। वो कहती है कि तुमने कभी भी एक पति जैसे बिहेव मेरे साथ नहीं किया। वो उसके मुंह से सीरम निकाल देती है। इसके बाद वो मौसी से मिलने जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं अपनी सारी बातें उसे क्यों बताती हूँ। तो मौसी कहती है कि वो तुम्हारे लिए एक पत्थर जैसा है जो कोई जवाब नहीं दे सकता, इसलिए तुम उसके साथ अपने दुख दर्द की बातें करके खुद को हल्का करती हो। सफीना को एहसास होता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है। वो वापस आती है और उसको अच्छे से साफ करके 10 सालों में पहली बार किस करती है। वो फिर से अपने पति से बातें करने लगती है, लेकिन तभी डॉक्टर दोबारा आ जाता है और सफीना फिर से पीरियड का बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती है। सफीना अपने पति को बचाने के लिए एक कोने में कर देती है। तभी कुछ लड़ाके घर में घुस आते हैं और उन्हें देखकर हाथ में चाकू लिए वो एक कोने में बैठ जाती है। उनमें से एक सफीना से सवाल जवाब करने लगता है कि तुम्हारे साथ यहाँ और कौन रहता है। तो सफीना कहती है कि मैं एक विधवा हूँ और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आदमी अपने साथी को बाहर जाने को कहता है,
वो सफीना के साथ इंटीमेट होने वाला होता है। तभी वो कहती है कि मैं एक जिस्म बेचने वाली लड़की हूँ। ये सुनकर आदमी गुस्सा हो जाता है और उसे गालियां देता हुआ वहां से चला जाता है। सफीना वहीं अपने पति के पास ही सो जाती है। सुबह उसके घर एक आदमी आता है। ये वही आदमी था जो कल आया था और इसने सफीना और उसके साथी की सारी बातें सुन ली थी। वो सफीना को पैसे देता है और अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है। सफीना के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण वो उसे नहीं रोक पाती। इसके बाद वो वॉशरूम जाकर नहाती है और फिर पैसे उठाती है, जिनसे वो अपने पति के लिए दवाई और खाने का सामान खरीद कर लाती है। अगले दिन वो आदमी दोबारा आता है और सफीना को पैसे देकर अपना काम निपटा लेता है। सफीना अपने पति को उस आदमी के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि इस मामले में वो तुमसे बेहतर है। जब उसे एहसास होता है कि वो अपने पति को क्या बोल रही है तो वो ऊपर वाले से माफ़ी मांगने लगती है। अगले दिन वो देखती है कि किसी ने उसके घर का दरवाज़ा ठीक करवा दिया है। वो समझ जाती है कि ये उसी आदमी ने किया है। वो आदमी दोबारा सफीना के पास आता है और उससे ज़िंदगी के कुछ पल मांगता है। वो उसे अंदर लेकर जाती है। जब वो उसके शरीर को देखती है तो उस पर बहुत सारे घाव के निशान होते हैं। सफीना उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताता है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, मुझे लाकर इन्होंने अपने साथ भर्ती कर दिया। ये सब ट्रेनिंग के दौरान मिले हुए निशान हैं। ये सुनकर सफीना इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, जहाँ सफीना भी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही फील करती हूँ। अगली सुबह सफीना देखती है कि बाहर वो आदमी उसके लिए फल और सोने की चेन छोड़कर गया है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अब उसे एहसास हो रहा था कि यही सच्चा प्यार है। अब्दुल के साथ तो मैं बस ज़बरदस्ती रह रही थी। अब सफीना अच्छे से तैयार होती है क्योंकि वो आदमी आने वाला था। वो अपने पति को कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ। ये दोनों बच्चियाँ भी तुम्हारी नहीं हैं क्योंकि तुम कभी बाप नहीं बन पा रहे थे और तुम्हारी माँ मुझे ताने मारती थी। तब मौसी ने मुझे एक आदमी से मिलवाया जिसके साथ मैंने रात गुजारी और प्रेग्नेंट हो गई। ये सब सुनते हुए उसका पति होश में आने लगता है। वो सफीना का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि सफीना चाकू से उसका खून कर देती है। वो आदमी भी ये सब देख रहा था। सफीना के चेहरे पर एक खुशी की झलक थी कि अब वो जिंदगी में आज़ाद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।